तो कैसे हो बच्चों, और पढ़ाई सब सही से चल रहा होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा ज्योग्राफी क्लास चल रहा था, क्लास 11 का। तो उसमें हम आज चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले का जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर था, इसके पहले वो पढ़ाया जा चुका है एंड चैनल पर अपलोडेड है। आपको प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया है आपकी सुविधा के लिए, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उसको देख सकते हो एक बार अच्छे से। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में अपना कंसर्न की इस बेसिस पे नहीं समझ में रहा, ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, अब कमेंट करके बता दो ताकि हम उसका सॉल्यूशन दे सके सही से, ठीक है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन जो साथ में है ना, उसको प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि जो वीडियो हमारी अपलोड होगी, उसका जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके जल्दी से जल्दी, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना आवश्यक है, ठीक है। बाकी हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जो है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के बारे में, यानी चैप्टर के नाम से ये प्रदर्शित हो जाता है, एक हमारे माइंड में चित्र, एक खाका प्रस्तुत हो जाता है कि महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में कैसे कैसे ये वितरण हुए हैं, ये सारी चीजों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे। यानी इस पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं महासागरों और महाद्वीपों के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। ठीक, चलो अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि देखो, पृथ्वी के जो 29% भाग पर महाद्वीप है और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। जब 29% भाग पर क्या है, महाद्वीप है, तो टोटल कितने हैं, 71% भाग पर क्या होगा, 71% 71% पे आपका महासागर हो जाएगा ना फिर, ठीक है। टोटल 71% भाग जो है ना पृथ्वी का, उस पर महासागर उस घिरा हुआ है, महासागर उस पर फैले हुए हैं। जबकि जो 29% भाग है ना, उस पर महाद्वीप फैले हुए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य कि आने वाले समय में भी महाद्वीप और महासागर की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। ये सारी चीजें, अब एक क्वेश्चन क्रिएट किया है कि एक तुम्हारे अंदर मानचित्र भी प्रस्तुत होगा कि हाँ, आज जो महासागर, महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति है, क्या पहले से भी ऐसे ही है या आज कुछ चेंज हुआ है। अगर आज कुछ चेंज हुआ तो आने वाले समय में क्या चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें आपके अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा। तो ये सारे चैप्टर में ना, ये जो सवाल तुम्हारे अंदर क्रिएट हो रहा है महासागर और महाद्वीपों के लेके, ये सारे के सारे क्वेश्चन का एक तरह से आंसर आपको मिल जाएगा, पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा। यानी ए टू जेड जितने प्रश्न तुम्हारे मस्तिष्क में उभर रहे हैं, वो सारे के सारे इस पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद, सारे के सारे नहीं, कुछ तो मतलब सारे में से 95% ऐसे जो तुम्हारे अंदर प्रश्न उभर रहे हैं तुम्हारे मस्तिष्क में, वो खत्म तो हो जाएंगे जरूर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे का पॉइंट हम से स्टार्ट करते हैं महाद्वीपीय प्रवाह से, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो इस समय समझ में आता है कि अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति यानी सिमेट्री है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण और उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है और इस जो अटलांटिक महासागर है, इसके दोनों तरफ की तटरेखाओं को अगर हम देखें, एक तरह से समानता दोनों तटरेखाओं में दिखाई पड़ती है, हमें जान पड़ती है। और इसके साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ अटलांटिक महासागर की तटरेखा की ये बात है, बहुत से वैज्ञानिक ऐसे ना इसी तटरेखा जो समानता दिख रहा है ना, इससे क्या बोलते हैं ना, ये जैसे दक्षिण और उत्तरी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका, ये सारे एक साथ जुड़े थे पहले, एक साथ ही जुड़ के सब अटैच थे, और समय आने पर, समय जैसे जैसे बीतता गया, ये टूट के अलग हुए सब। तो ऐसे वैज्ञानिक जो इस पे आश्चर्य जता रहे हैं, एक तरह से आश्चर्य के साथ एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि पहले एक साथ जुड़ा हुआ हो एंड धीरे धीरे ये क्या हुआ, टूट के अलग हुआ हो, ठीक है। अगर विज्ञान के इतिहास से ज्ञात अभिलेखों से अगर हमें पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम ऑर्टिलियस, ठीक है, ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम ये संभावना व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनो ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाता है, ठीक है। तो अगर हम एक तरह से विज्ञान के इतिहास से हम में जाए, साइंस के भी हिस्टोरी में जाए कि साइंस कब से स्टार्ट होता है, कब से खोज होना स्टार्ट हुई, सारी चीजों को देख के तो हमें
एक डच 1596 ईस्वी के एक डच मानचित्रवेत्ता जो मानचित्र बनाते थे, जिनका नाम अब्राहम ऑर्टेलियस था। इन्होंने सर्वप्रथम इन ये जो सारे महाद्वीप ने एक साथ इनके जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी। और इनके बाद एंटोनियो पेले पेलेग्रिनी के द्वारा यह एक मानचित्र बनाया गया था, जिसमें तीनों महाद्वीप थे ना, तीनों महाद्वीप कौन सा, अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप, ठीक है, ये तीनों को एक साथ इकट्ठा भी दिखाया गया था। इसके साथ ही साथ जर्मन के एक मौसमविद थे अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था। इसके साथ ही साथ एक जो जर्मन के भी मौसमविद जो थे अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया गया था। और यह सिद्धांत जो था ना, ये सिद्धांत भी महाद्वीप और महासागरों के वितरण से ही संबंधित था, रिलेटेड था। जो कि ये जो एक थ्योरी जो दी गई थी कि ये एक तरह से जो पूरे महाद्वीप थे एक साथ, एक तरह से महाद्वीप ये जो थे ना एक साथ अटैच्ड थे, तो इसके थ्रू पे ये सटीक बैठ रहा था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे, ठीक है। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया तथा पेंजिया का अंत यानी अर्थ क्या है, संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर पैंथालसा कहा, जिसका अर्थ जली जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ गए जो आज के महाद्वीप के रूप में है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए, इनमें से कुछ इस प्रकार भी है। देखो, इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो वेगनर ने क्या कहा था ना कि जो हमारा महाद्वीप था ना पहले, एक तरह से वो एक अटैच्ड था और इसके चारों ओर पानी था, महासागर थे, हर जगह से महासागर से ये घिरा हुआ था। और ये जो बड़ा महाद्वीप के रूप में एक साथ इकट्ठा जो बड़ा महाद्वीप था, इसको पेंजिया नाम दिया। इसको क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। पेंजिया का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है, होल अर्थ, ठीक है। और ये जो विशाल महासागर था इसको पेंथालसा का नाम दिया। अब इसके साथ वेगनर ने एक तर्क दिया कि 20 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, 20 करोड़ वर्ष पहले कुछ धरती में हलचल हुई, भूमि में कुछ हलचल हुई, एंड जो बड़ा महाद्वीप था ना पेंजिया, इसका विभाजन दो भागों में हुआ। पहले तो कौन सा? दो भागों में विभाजन हुआ। एक पहला क्या था? एक था लॉरेशिया, दूसरा था गोंडवाना लैंड, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे लोरेशिया और गोंडवाना लैंड ना धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ते गए, जो कि आज के महाद्वीपों के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है। जैसे यूरोप महाद्वीप देख सकते हो तुम, एंड यूरोप महाद्वीप में जा सकते, एक एशिया हो गया, एंड अमेरिकी हो गया, साउथ अमेरिकी हो गया, ऐसे बहुत सारे महाद्वीप के रूप में ये विभक्त होते गए धीरे धीरे। अब इसके महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण भी दिए गए कि हाँ, ये जो बोल रहे थे महोदय, ये महोदय सही बोल रहे थे, इनका साक्ष्य जो था सही था। इसके बारे में बहुत सारे तर्क भी प्रस्तुत किए गए, उसमें से कुछ है जिसे महाद्वीपियों में साम्य के रूप में देखा जा सकता है। देखो, जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का आमने सामने की तटरेखा अद्भुत और त्रुटि रहित साम्य दिखाती है। यह भी ध्यान देने की योग्य कि 1964 ईस्वी में बुलार्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की एक कोशिश आज की तटरेखा अपेक्षा 1000 फैथम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी, ठीक है। अब महाद्वीपों में एक तरह से समानता देखने को मिलती है। पहला तो पॉइंट यही है कि इस जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया गया अल्फ्रेड वेगनर द्वारा, उसके माध्यम से उसके पक्ष में प्रमाण जो दिए गए थे। पहला तो ये महाद्वीपों में जो समानता दिखाई जाती है वही पहला प्रमाण है, ठीक है। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो उदाहरण स्वरूप में देखोगे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जो आमने सामने की जो तटरेखा है, अगर हम उन दोनों को एक साथ अटैच करते हैं ना, तो एक पूरा का पूरा मैप कवर हो जाता है सही से, अच्छे से। लगता है कि वो अलग है ही नहीं, एक साथ पहले अटैच थे ही, वो कंफर्म हो जाता है। अब इस पे एक जो 1964 ईस्वी में बुलार्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कंप्यूटर सहायता के प्रोग्राम के माध्यम से
इन दोनों के मैपों को एक साथ अटैच किया, दोनों तट रेखाओं को, ठीक है, और उसको एक मानचित्र उसका तैयार किया, और ये जो समानता दिख रही थी ना पूरी तरह से सिद्ध साबित होते हुए दिखाई दी फिर, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट समझे पक्ष के बारे में, अगर दूसरा पॉइंट देगा हम, तो ये महासागरों के पर चट्टानों की आयु में समानता। जैसे में आधुनिक समय विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण यानी रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष पुरानी दो सेल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं। इससे पता चलता है कि इस समय के पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है महासागरों के पर चट्टानों की आयु में समानता जो देखने को मिलती है। उदाहरण स्वरूप करेंटली हम जो आधुनिक काल है, आधुनिक समय में कुछ इक्विपमेंट विकसित किए, कुछ टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने के माध्यम से रेडियोमेट्रिक काल का निर्धारण किया जाना मतलब संभव हो पाया है। तो अगर इससे हम देखते हैं तो महासागर के पार, उदाहरण के स्वरूप में अगर इसमें हम देखें एक तरह से समझो तो कि ब्राजील का तट और पश्चिमी अफ्रीका का तट दोनों का अगर हम रेडियोमेट्रिक काल के लिए एक मतलब कार्बन डेटिंग एक तरह से बोल सकते हो, ये सारी चीजें अगर दोनों का एक काल निर्धारण करें दोनों जगहों की, तो हमें एक तरह से ये आपस में मेल खाती हुई दिखाई पड़ती है। और इसके साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की जो तट रेखा है उसमें आरंभिक समुद्री निक्षेप जो पाए गए वो जुरासिक काल के हैं, ठीक है। तो इससे ये चीज पता चलता है ना कि ये जो है इससे पहले यहाँ पर महासागर वहां नहीं था पहले इस क्षेत्र में, अब जाके कुछ टाइम बाद ही बना है ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम देखें, तीसरा पॉइंट हमारा टिलाइट चट्टान है। टिलाइट क्या होती है? टिलाइट अवसादी चट्टानें होती है जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट है जो विस्तृत और लंबे समय तक हिम आवरण या हिमच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका हो गया, फॉकलैंड द्वीप हो गया, मेडागास्कर हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे भी पाई जाती हैं, ठीक है। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की समानता स्पष्ट करती है कि स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाई चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट जो है इस पक्ष में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के वो है टिलाई चट्टान। टिलाई चट्टाने कैसे? देखो भारत का जो गोंडवाना श्रेणी है ना इसके आधार तल जो है बेस में टिलाई चट्टाने, घने टिलाई चट्टानों का एक आवरण है, विस्तृत आवरण है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रतिरूपी भारत के अतिरिक्त भी अफ्रीका में पाया जाता है, फॉकलैंड द्वीप हो गया, मेडागास्कर हो गया, अंटार्कटिक हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हर जगह ऐसे ऐसे पाया जाता है ये, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हम प्लेसर निक्षेप को लेते हैं, यानी घाना तट पर सोने का बड़े निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोनायुक्त सिराए ब्राजील में पाई जाती है। अतः यह स्पष्ट हो कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब अगर इसको हम अच्छे से समझे तो इसमें हम ये देखेंगे कि घाना के तट पर जो सोने के बड़े निक्षेप उपस्थित या उद्गम चट्टाने जो देखने को मिलती है उसके उत्पन्न होने के एक कोई साक्ष्य उतना उत्पन्न नहीं होता, एक आश्चर्यजनक तथ्य के रूप में ये सामने आता है। लेकिन जो सोनायुक्त सिराए जो है ना वो ब्राजील में पाई जाती है ये, और ये जो घाना में पाया जाता है, तो इससे एक चीज तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ब्राजील का पठार से उस समय ब्राजील पठार से ये क्षेत्र जो है घाना वाला क्षेत्र उस समय अलग हुआ होगा जब ये दोनों महाद्वीप ना एक साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये अटैच होके धीरे धीरे टूट के अलग होकर दूसरे दिशा में बढ़ गया ये, ठीक है। जिसे घाना के क्षेत्र में भी सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति देखी जा सकती है। अब 5वां नंबर अगर हम देखें तो ये जीवाश्मों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स के बारे में देख सकते हैं। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं का समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। देखो एक तरह से जैसे लेमूर हो गया, भारत में मेडागास्कर अफ्रीका में मिलते हैं जो लेमूर है,
ये भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थल लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। ठीक है, जहां पर लेमुर पाए जाते हैं, लेमुरिया, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका तीनों एक साथ अटैच हुए। एक मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी के प्रांत और ब्राजील में इरावर सेल समूह से ही मिलते हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर है और इनके बीच में एक महासागर भी विद्यमान है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सारा पॉइंट धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा होगा। अब प्रवाह संबंधी बल एक बार देखें तो फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग के वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण बताए। उनके अनुसार ये थे, एक पहला तो ये था कि पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल, दूसरा तो ज्वारीय बल। ठीक है, जो ध्रुवीय फ्लिंग बल था पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता था। आप ये जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति और संपूर्ण गोला जैसी नहीं है, वरन ये भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। ये उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। और दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वो तो ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित होता है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान यह बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन की सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। ठीक है, वेगनर ने इसके साथ साथ वेगनर ने ये बताया ना कि महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे, दो बल इस पे ज्यादा लगे, जो कि महाद्वीपों को तोड़ के अलग अलग दिशा में कर दिए। उसके लिए दो जो बल लगे थे ना, वो उत्तरदायी है। पहला तो पोलर फ्लिंग फोर्स, यानी ध्रुवीय फ्लिंग फोर्स इसको बोल सकते हैं। जो ध्रुवीय फ्लिंग बल है ना, ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। एंड फिर उसके बाद दूसरा बल बताया वो ज्वारीय बल। ज्वारीय बल क्या है? ज्वारीय बल वह ज्वारीय बल जो ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित होता है, जिसके कारण महासागरों में ज्वार और भाटा जो उत्पन्न होती है वो होती है। ठीक है, लेकिन आज के जो वैज्ञानिक हैं, अभी वैज्ञानिक इन बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझ रहे हैं। इस लोग इस पॉइंट को कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, कुछ और पॉइंट हो सकता है, लेकिन हाँ ये पॉइंट सही नहीं है, ये पॉइंट नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को मतलब इस पॉइंट के लिए साक्ष्य नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं वैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखें संवहन धारा सिद्धांत के बारे में, कॉन्वेंशनल करंट थ्योरी दिया गया। फिर 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संबंध धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये जो धारा थी ना, रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। ठीक है, फिर 1930 के दशक में आर्थर होम्स जी ने एक सिद्धांत दिया जिसे संबंध धारा का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इन्होंने ना महाद्वीपीय महासागरों का टूटने या अलग होने का कारण संबंध धाराओं का मतलब संभावना व्यक्त की कि हाँ संबंध धाराओं जो होती है ना, उसके माध्यम से हो सकता है कि अलग हुए हैं। ठीक है, संबंध धाराएं क्या है? संबंध धाराएं वे धाराएं होती है जो रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो होम्स ने एक तरह से तर्क दिया इस पे कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र एक तरह से विद्यमान है और यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। अब नेक्स्ट देखिए हम महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण के बारे में, तो मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर। ठीक है, महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उनमें भी उच्चावच पाया जाता है। ठीक है, महासागरों का जो अधस्थल है ना, एक तरह से अगर हम समझे ना, तो वो एक तरह से विस्तृत मैदान के रूप में नहीं है, जबकि जैसे धरातल पर पर्वत, पहाड़, शिखर बहुत सारे पाए जाते हैं, वैसे महासागरों में ये बहुत सारे पाए जाते हैं, यानी महासागरों में भी उच्चावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और ये दिखाया कि इसके अधस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटके और गहरी खाइयां है। ठीक है, वही समझिए कि जैसे धरातल पर गहरी पर्वतीय कटके हैं, गहरी खाइयां, ये सारी चीजें हैं, वैसे ही महासागरों में अगर हम देखें तो महासागरों में ये सारी चीजें पाई जाती है।
ठीक है, जो प्राय महाद्वीपों के किनारे स्थित है। मध्य महासागरीय तट के अगर हम देखें तो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई है। ये मध्य महासागरीय तट के जो है और ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई है। महासागरीय परपटी की चट्टानों की काल निर्धारण यानी डेटिंग से तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है नहीं है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम देखें कार्बन डेटिंग या चट्टानों का काल निर्धारण किया जाता है जब, तो चट्टानों के काल निर्धारण के द्वारा यह तथ्य एक तरह से स्पष्ट हो जाता है कि महासागरों के नितल की जो चट्टानें हैं, महासागरों में जो चट्टानें नीचे बनी हुई, वो महाद्वीपीय भाग में जो पाई जाने वाली चट्टानें है ना, उसकी अपेक्षा नहीं है, नवीन है। ठीक है, महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी महासागरीय अधस्थल की बनावट के बारे में। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तत्वों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृति अध्याय 13 में विस्तार से वर्णित है। अध्याय 13 में हम देखेंगे जाके फिर। और गहराई और ऊंचाई के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो महाद्वीपीय सीमा, दूसरा गहरे समुद्री बेसिन और तीसरा मध्य महासागरीय कटक के रूप में। ठीक है, तो महासागरीय तल को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला महाद्वीपीय सीमा के रूप में, दूसरा गहरे समुद्री बेसिन के रूप में और तीसरा मध्य महासागरीय कटक के रूप में। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम समझते हैं इन सारी चीजों के बारे में कि ये क्या चीजें, ये सारे पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो अगर पहले देखो तो महाद्वीपीय सीमा के बारे में यानी कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बारे में हम समझे तो ये जो महाद्वीपीय सीमा थी, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग होता है, जो महाद्वीपीय सीमा होती है। महाद्वीपीय सीमा क्या होती है? महाद्वीपीय किनारे और गहरे जो समुद्री बेसिन होते हैं, इनके बीच का भाग होता है। इसमें क्या होता है ना, महाद्वीपीय जो मग्न तट होता है, महाद्वीपीय जो मग्न तट होता है, महाद्वीपीय ढाल जो होती है, महाद्वीपीय उभार हो गई, गहरी महासागरीय खाइयां होती है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। महासागर और महाद्वीपों के विवरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है एक तरह से। ठीक है, वितलीय मैदान, एवाइसल प्लेन्स के बारे में अगर हम समझे तो वितलीय मैदान क्या होती है? वितलीय मैदान एक तरह से विस्तृत मैदान है महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वो क्षेत्र होता है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए और साथ इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। नेक्स्ट हमारा मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक जो होते हैं आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई ये पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसी ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई थी। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक के रूप में अगर हम समझे तो एक तरह से महासागरीय जल में डूबी हुई रहती है और ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पृथ्वी जो पर्वत श्रृंखला है वो मानी जाती है इसको। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखियों के वितरण के बारे में हम देखें, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज के बारे में हम समझे तो ये कैसे हम समझेंगे? देखो पहले तो भूकंपीय गतिविधि हो गई और ज्वालामुखी वितरण का जो ये 4.5 के अब में अध्ययन करना है। वैसे देखो अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समानांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे हम। देखो अब भारतीय उप महाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में ये 2 भागों में बढ़ जाती है जिसकी एक शाखा, अगर हम इसको यहाँ पे दिया है हमारा कहाँ है 4.5 का अब है ना, 4.4 हो गया, ये 4.5, देखो 4.5 यही है। देखो ये जो ना ये पूरा क्षेत्र कैसे चेंज हुआ, जैसे अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट हो, अटलांटिक कटक हो गया, दक्षिण अमेरिकी प्लेट हो गई, कैरिबियन प्लेट हो गई, नज़्का प्लेट हो गई, सेन एंड्रियास ब्रंस हो गया, प्रशांत महासागर प्लेट हो गई, ये सारी प्लेटें जो दिख रही अलग अलग वो देख सकते हो तुम। ठीक है, चलो
हम थोड़ा ये कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। जिसकी एक शाखा जो है ना पूर्वी अफ्रीका हो गई की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होती है, न्यू गिनी की एक ऐसी रेखा से मिल जाती है। आप ये पाएंगे कि बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के संरूप है। भूकंपीय संकेंद्र का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला यानी शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणी की ओर प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप का उद्गम केंद्र कम गहराई पर है, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागरीय किनारों पर यह केंद्र अधिक गहराई पर है। ज्वालामुखी मानचित्र इसी का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर के जो किनारे होते हैं, प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय, इनके किनारों पे सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो क्षेत्र हो, बहुत मात्रा में एक्टिव वोल्केनो एरिया है, जिसके कारण जो ये क्षेत्र है ना, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है वैसे। ठीक है, सागरीय अधस्थल का विस्तार के बारे में हम समझते हैं कि सागरीय अधस्थल का विस्तार कैसे हुआ। जैसे कि ऊपर में वर्णन किया गया, प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत की जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चुंबकत्व अध्ययन, महासागरीय तल का मानचित्र ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेगनर का पॉइंट था ना कि दो बल लगे, एक ज्वारीय बल लग गया, इनके वजह से जो दो बल लगे, इन बलों के माध्यम से क्या हुआ, फिर टूट के महाद्वीप अलग अलग दिशा में चले गए, टूट के दो भागों में हुए। पहले तो गोंडवाना लैंड हुआ और एक कौन सा था, देखो इधर है, देखो ज्वारीय बल और ध्रुवीय फील्डिंग फोर्स के माध्यम से टूटा, जिसके माध्यम से दो पॉइंट में ये टूट गया, दो टुकड़ों में टूट गया। ये पहला ये था इसका, एक सेकेंड, ठीक है, एक लॉरेसिया और एक गोंडवाना लैंड था। ठीक है, इन दो क्षेत्रों में टूट गया था। लेकिन जो करंट में टेक्नोलॉजी का जैसे विस्तार हुआ, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, इसके माध्यम से फिर आगे जब चेक किया गया, यानी चट्टानों को पूरा चुंबकीय अध्ययन किया गया, इसके साथ ही साथ महासागरीय जल का मानचित्रण भी किया गया। इससे कुछ फैक्ट्स हमें मिले, कुछ फैक्ट निकले। तो इसमें ये देखा गया ना कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। इसके साथ ही साथ महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण यानी नॉर्मल पोलैरिटी पाई जाती है, तथा ये चट्टानें नवीनतम है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ निम्न फैक्ट मिले हमें, कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ फैक्ट दिए हमें, कुछ तथ्य जिससे मिले हमें। तो इसमें ये था ना कि जो मध्य महासागरीय कटकों ना, मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ही ज्वालामुखी उद्गार जो है ना, ये एक तरह से नॉर्मल प्रक्रिया हमारी जनरल है, एक तरह से सामान्य प्रक्रिया है, और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा को क्या बाहर निकालते हैं। इसके साथ ही साथ एक और चीज हमें मिला कि जो महासागरीय कटक है ना, इसके मध्य भाग के दोनों तरफ अगर हम देखें, दोनों तरफ समान दूरी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, मतलब इसके जो मान लो कि ये कोई ऐसे हो गया, ठीक है, ये मध्य भाग हो गया महासागरीय कटक का। अगर इधर हम 5 मीटर की दूरी पर और इधर भी 5 मीटर की दूरी पर जो चट्टानें देखेंगे, इन दोनों चट्टानों में इक्वल चीजें यानी समान चुंबकत्व हो गया, सेम समय पर दोनों रेडी हुए हैं, दोनों की संरचना एक जैसी है, संगठन दोनों का एक जैसा है, और चुंबकीय गुणों में दोनों में समानता भी पाई जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे कटकों से हम दूर हो गए, जैसे ये 10 मीटर हो गए, तो दूर जाने पर चट्टानों की जो आयु है ना, वो भी अधिक होती जाती है धीरे धीरे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट अगर हम समझने बैठे हैं तो तीसरा पॉइंट है, रुको एक सेकेंड, ये कहाँ गए, हाँ, अगर हम तीसरा पॉइंट समझने बैठे तो तीसरा पॉइंट हमारा महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी
की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। महासागरीय पर्वतीय की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट अगर हम समझे तो तीसरा पॉइंट में ये कहा गया है कि महासागरीय जो पर्वतीय की चट्टानें हैं ना, महासागरों में जो चट्टानें पाई जाती है, महासागरीय भूमि भूमि तो नहीं बोल सकते, मतलब महासागरीय धरातल पे बोल सकते हो एक तरह से, तो उसकी जो चट्टानें पाई जाती है वो महाद्वीपीय पर्वतीय पे जो चट्टानें पाई जाती है उससे अधिक नहीं है वो। एंड अगर अगर एक एस्टिमेट या एक एवरेज के तौर पे औसतन देखा जाए उनका उम्र, तो 20 करोड़ वर्ष से वो अधिक पुरानी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें है कि गहरी खाइयों में भूकंप का उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र पर भूकंप उद्गम केंद्र यानी फोकी जो है ना कम गहराई पर विद्यमान है। ठीक है, अब गहरी खाई के अंदर अगर हम देखें तो गहरी खाइयों में जो है ना भूकंप का जो उद्गम केंद्र है, जो उद्गम केंद्र, ठीक है, जहां से भूकंप उद्गम हो रहा है, मतलब जहां से भूकंप स्टार्ट हो रहा है जिस पॉइंट से, तो उसकी मतलब गहरी खाइयों में अगर हम देखें ना तो इसकी अधिक गहराई है, उद्गम का जो है ना वो अधिक गहराई है। लेकिन अगर मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में देखेंगे तो जो फोकी है हमारा भूकंप का उद्गम केंद्र है वो कम गहराई पर विद्यमान दिखाई देता है। इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों को चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने 1961 की परिकल्पना के सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो सारे फैक्ट मिले हमें, सारे फैक्ट के माध्यम से हेस द्वारा 1961 में सागरीय अधस्थल विस्तार नाम का एक सिद्धांत दिया गया। ये सारी चीजों को ऐड करके उसमें हर एक चीज को कंपाइल करके एक तरह से। ठीक है, हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय पर्वती में विभेदन हो और नए अलावा इस दरार को भर के महासागरीय पर्वती को दोनों तरफ धकेल रहा है। ठीक है, अगर हम हेस की बात माने तो हेस के अनुसार कि महासागरीय कटकों के शीर्षों पर लगातार ये जो महासागरीय कटक है ना, मान लो ये महासागरीय कटक है, इनके लगातार शीर्ष पे क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, ज्वालामुखी ऐसे निकल रहा है लगातार। इसके कारण क्या हो रहा है, ये जो दरार है ना, दरार ये इसके अलावा क्या कर रहा है ना, दरार तक आ रहा है और दरारों को भरने की वजह से दरारों को भरने लग रहा है, और दरार जब भर रहा है इसे, तो महासागरीय जो पर्वती है ना, महासागरीय पर्वती जो है इसको दोनों तरफ पे धकेल रहा है। ठीक है, ये भर रहा है, तो इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है। ठीक है, महासागरीय पर्वती की अपेक्षाकृत न्यूनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर के विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय पर्वती के क्षेत्रफल पर बात की। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी पर्वती से नई पर्वती का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उठ गया जब हेस ने कहा कि होता गया है ना कि महासागरीय जो कटक है उसमें लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है, जिससे महासागरीय पर्वती में विभेदन की क्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो महासागरीय कटकों में दरार उत्पन्न है, तो महासागरीय पर्वती का इससे क्या हो रहा है, दरार में क्या हो रहा है ना, जो ज्वालामुखी उद्भेदन से लावा बाहर आ रहे हैं, ये दरारों में भर रहे हैं, जिसके कारण ये दरार और चौड़ी हो रही है, और जैसे जैसे ये चौड़ी होती जा रही है दोनों तरफ से भूपर्वती को एक तरफ से दोनों तरफ मतलब धक्का दे रही है, जिससे ये फैलते जा रहा है, यानी सागर का क्या अधिस्थल क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है इसमें। अब इसमें ये क्वेश्चन क्रिएट हो गया एक तरह से कि विस्तार हो रहा है तो पूरा फैल जाना चाहिए ना फिर। ठीक है, एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है ना कि विस्तार अगर हो रहा है सागर के अधस्थल में, तो जो बीच में लावा भर रहा है एक टाइम के बाद तो फुल हो जाएगा। ठीक है, वो फिर और घसका रहा है आपके तर्कों के अनुसार, तो अगर फैला रहा है तो कितना फैलाएगा, फैला रहा है तब तक बहुत फैला लेना चाहिए, क्यों नहीं फैलाया। तो इस पे इन्होंने तर्क दिया कि इन्होंने ये बोला ना कि एक तरह से नई पर्वती का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से यही जो पुरानी पर्वती है ना वो धीरे धीरे क्या हो रही है, उनका विनाश भी होते जा रहा है इसके साथ ही साथ। ठीक है, इसके बाद एक और सिद्धांत आया प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का एक सिद्धांत आया। फिर इसके में सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों और महासागरों के वितरण अध्ययन से फिर से रुचि पैदा हुई। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से विद्वान जो थे इस क्षेत्र में सागरीय तल के जो विस्तार की अवधारणा था, इसके बाद से महाद्वीप और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से एक तरह से रुचिकर कर दिया, रुचि पैदा कर दिया।
सन 1967 में मैकेंजी का करते हैं, देखिए मैकेंजी हो गया, पार्कर हो गए, मोर्गन हो गए, इन्होंने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जैसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। एक विवर्तनिकी प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में पर्पटी और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिकी का एक सिद्धांत है। इसके अंतर्गत एक विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट कहा गया, ये ठोस चट्टान का एक विशाल और अनियमित आकार का एक खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर एक तरह से बना हुआ है ये। ठीक है, अब ये जो प्लेटें हैं दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान होती है। अगर स्थल मंडल के बारे में हम जाने तो स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल पर्पटी और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है स्थल मंडल के अंतर्गत, जिसकी मोटाई लगभग, अगर हम महासागरों के क्षेत्र में देखें तो 5 से लेकर 100 किलोमीटर। और अगर यही स्थल मंडल का अगर मोटाई के बारे में हम स्थल पर देखें या महाद्वीपीय भागों में देखें तो ये लगभग यह 200 किलोमीटर तक है। ठीक है, एक प्लेट को महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। उदाहरण स्वरूप प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, अगर उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, देखो एक प्लेट जो होता है ना वो महाद्वीपीय प्लेट हो गया, दूसरा महासागरीय प्लेट, तीसरा एक और प्लेट हो गया जिसे महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट उसको बोला जा सकती है। यानी थोड़ा सा अंश महाद्वीप का है, थोड़ा सा महासागरों का है इसमें। उदाहरण के स्वरूप पे महासागर या महाद्वीप से संबंधित है। उदाहरण के स्वरूप अगर हम ले रहे हैं तो प्रशांत प्लेट जो है वो एक तरह से महासागरीय प्लेट है। ठीक है, जबकि यूरेशियन प्लेट जो है ना वो महाद्वीपीय प्लेट है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो स्थल मंडल है ना वो 7 मुख्य प्लेटों या कुछ छोटी प्लेटों से विभक्त है। नवीन बलत पर्वत श्रेणियां, खाई या ब्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। अगर प्रमुख प्लेटों के बारे में हम बात करें तो प्रमुख प्लेटें निम्न है। एक पहली अंटार्कटिका प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घिरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। ठीक है, एक तरह से महाद्वीपीय प्लस महासागरीय दोनों हुई। इसके बाद उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इसके अंतर्गत पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरेबियन द्वीप इससे पृथक करते हैं। चौथा पॉइंट हम देखें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट हो गया, छठवां अफ्रीकी प्लेट जिसे पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है, और सातवां यूरेशियाई प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित हैं। अब छोटी प्लेटों के बारे में हम जानेंगे। छोटी प्लेटें कौन कौन सी? पहले तो कोकोस प्लेट है। कोकोस प्लेट जो है ना प्लेट, ये मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। दूसरा नजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। तीसरा है अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित होता है। चौथा फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। पांचवा अगर हम देखें तो कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। छठा देखें हम फ्यूजी प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये सारे प्लेटों के बारे में थोड़ा सा अच्छे पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से अध्ययन करना होगा ताकि इसमें कोई शंका ना हो। इसका हो सकता है क्वेश्चन इससे करता है, वैसे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो ग्लोब पर ये प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही है। वेगनर की अगर संकल्पना केवल महाद्वीप गतिमान है, सही नहीं है। ठीक है, अगर वेगनर ने कहा कि महाद्वीप ही गतिमान है, महासागरों के बारे में वो कुछ नहीं बोले महासागर भी गतिमान है कि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा उनका थ्योरी था कि केवल महाद्वीप जो है वो गतिमान है, तो एक तरह से गलत है, सही नहीं है वो। यानी महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा और प्लेट
चलायमान है। महासागर जो है एक प्लेट पर है और प्लेट क्या है, एक तरह से चलता हुआ है। ठीक है, ये एक निर्विवाद तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट गतिमान रही है और भविष्य में भी गतिमान यह रहेगी। ठीक है, वेगनर के अनुसार अगर हम आरंभ में सभी महाद्वीपों को मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के रूप में विद्यमान था। ठीक है, यद्यपि बाद की खोजों ने स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे और पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों का अभिसरण से बना था जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पूरा चुंबकीय यानी पहला पैलियोमैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों के प्रत्येक महाद्वीपीय खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आकी गई है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती है। ठीक है, प्लेट जैसे जैसे चेंज होती है उसकी वजह से तो एक तरह से हम अगर समझ रहे हैं ना, देखो कुछ पॉइंट हम समझ लेते तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। वेगनर का जो मानना था, वेगनर के अनुसार कि आरंभ में जो सभी महाद्वीप थे एक साथ मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करते थे जिसे वेगनर ने नाम क्या दिया, पेंजिया। ठीक है, लेकिन जो बाद की खोज हुई ना इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो महाद्वीपीय जो पिंड था वो एक तरह से प्लेटों के ऊपर स्थित था और ये काल पर्यंत जो होता है समय दर समय ये क्या था, चलायमान था, चल रहा था। ठीक है, अब धीरे धीरे पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों में इसका अभिसरण बना था जो कभी एक या दूसरी प्लेट के हिस्से भी थे। ये धीरे धीरे से क्या हुआ, ये टुकड़ों में टूटा एंड ये अलग अलग दिशा में ये एक तरह से विखंडित हो गया। अगर प्लेट संचरण के रूप में अगर हम देखो तो प्लेट संचरण के रूप में 3 प्रकार की प्लेट की सीमाएं बनती हैं। पहली अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, दूसरा अभिसरण सीमा यानी कोवर्जेंट बाउंड्रीज, तीसरा रूपांतरण सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, पहले हम देखें अगर अपसारी सीमा के बारे में तो ये है कि जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। ठीक है, अपसारी सीमा क्या बोलते हैं, अपसारी सीमा क्या यानी अपसारी प्लेट कौन है कि जब 2 तरह की प्लेटें जो हैं, ये 2 तरह की जो प्लेटें हैं, जब 2 तरह की प्लेटें विपरीत दिशा से अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है तब अपसारी प्लेट कहा जाता है। समझ में आया, नहीं आया? मान लो एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, दोनों तो विपरीत दिशा में जा रही हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे ये इधर आएगी, ये इधर जाएगी, तो बीच में स्पेस जैसे ही बढ़ेगा, स्पेस कम होगा तो इससे एक नई प्रॉपर्टी का इसमें निर्माण होता है। ठीक है, इसमें नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है जिसे अपसारी प्लेट कहा जाता है। वो स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उसे प्रसारी स्थान कहा जाता है। ठीक है, जिस स्थान से दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर होती है उसे प्रसारी स्थान उसे कहा जाता है, प्रसारी स्थान। ठीक है, इन स्प्रेडिंग साइड। अब नेक्स्ट देखिए हम अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक को माना जाता है। यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तर अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही है एक तरह से हम देखें तो। ठीक, नेक्स्ट हमारा अभिसरण सीमा यानी कोवर्जेंट बाउंड्रीज। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और वहां भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है वो अभिसरण सीमा कहलाता है। ठीक है, जैसे ये कोई प्लेट जा रही है, ठीक है, ये प्लेट इसके नीचे से इसे धंस रही है या ऐसे आ रही है, ये नीचे धंस रही है, ऐसे करके हो रही है, तो ये जो नीचे धंसती है ना और यहाँ पे क्या होगा, भू प्रॉपर्टी नष्ट हो रहा है, ये जो सीमा बनेगा ना, ये जो बाउंड्री बनेगा इसको अभिसरण सीमा कहते हैं। यानी वो स्थान जहाँ पे प्लेट धंसती है उसे प्रविष्टन क्षेत्र, जहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे प्लेट यहाँ नीचे आ रही है ना, धंस रही है ना जिस पॉइंट पे, इसको प्रविष्टन से नहीं यानी सबडक्शन जोन भी कहा जाता है इसको। अभिसरण अगर हम देखें तो अभिसरण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार में पाया जाता है। जैसे पहला महासागर और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, दूसरा 2 महासागरों के प्लेटों के बीच में और तीसरा 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में देखने को ये मिलता है। अब आते हैं हम रूपांतरण सीमा के बारे में, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के बारे में अगर हम जाने तो जहां न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता और न ही किसी प्रॉपर्टी का विनाश होता उसे रूपांतरण सीमा कहते हैं। ठीक है, ये रूपांतरण सीमा ऐसी सीमा है जहां यहाँ पे नई प्रॉपर्टी का निर्माण भी नहीं होता है और विनाश भी नहीं होता है। इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में क्या होती है, सरक जाती है।
रूपांतर ब्रश दो प्लेटों को अलग करने वाला तल है जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऐसे में पृथ्वी के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार की गति करते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन का भी प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, खत्म है वैसे। प्लेट प्रवाह दरों के बारे में, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। सामान्य और उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर है, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई है। प्रवाह की दरें बहुत भिन्न है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है। ये ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है जो कि 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। ठीक, प्लेटों की प्रवाह दर से क्या है मत समझते हो आप, मतलब प्लेटें किस स्पीड से दिन पर दिन दूर जाते जा रही है। ठीक है, इससे हम ये समझ रहे हैं। अगर हम ये देखें कि आर्कटिक कटक के बारे में देखें तो इसका प्रवाह दर सबसे कम है आर्कटिक कटक का, यानी 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है इसका। दूसरा, ईस्टर द्वीप के बारे में हम समझे तो इसके निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो है चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर हम जाते हैं तो दक्षिण प्रशांत महासागर में इसको देखना मिलता है। इसकी जो प्रवाह दर है ना सबसे सर्वाधिक अभी तक में 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक इसका प्रवाह दर देखने को मिल रहा है। प्लेट को संचालित करने वाले बल के बारे में हम जानते हैं। प्लेटों को संचालित करने के लिए ना वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके अंतर्गत ये एक तो दिया था ज्वारीय बल और दूसरा क्या दिया था, ज्वारीय बल के साथ साथ क्या दिया था, ज्वारीय बल, एक पोलर यानी ध्रुवीय फ्लिंग फोर्स, पोलर फ्लिंग फोर्स। ठीक है, मेरे माइंड से हट गया था, दिमाग में नहीं चल रहा है। ठीक है, पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। यद्यपि सागर अधस्थल विस्तार और प्लेट विवर्तन के दोनों सिद्धांतों इस पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है, यह आज एक अकाट्य तथ्य है। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टान वृत्ताकार रूप में चल रही है। एक तरह से ऊष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। ये चक्र बार बार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के माध्यम में रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, अवशिष्ट ताप। ऑर्थर होम्स ने सन 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया, जिनके बाद हैरी हेस ने सागरीय तल विस्तार अवधारणा को भी प्रभावित किया। इसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय प्लेट का संचलन के बारे में हम देखें तो भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाले प्रविष्टन क्षेत्र सबडक्शन जोन जो है इसकी उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है, यानी जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, अर्थात दो महाद्वीपीय प्लेटों की सीमाएं हैं। ये पूर्व दिशा में म्यांमार रोकन्यू पर्वतों के नीचे है, एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तृत तल है और जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर के महासागरीय कटकों के रूप में है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरता श्रेणी को अनुसरण करती है। ये आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जिसका विस्तारण तल है में जा मिलती है। भारतीय और आर्कटिक प्लेट की सीमा महासागरीय कटक के निर्धारित होती है, जो एक अपचारी सीमा है और यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक बृहद द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। एक तरह से ये पॉइंटर बताया गया कि भारत की जो प्लेटो है इसका संचलन किस दिशा में हो रहा है, किस पॉइंटर पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारा चैप्टर समझ में आया होगा तो लाइक तो कर देना एंड इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी इसके आगे हमें ये क्वेश्चन आंसर्स जो दिए गए हैं ये कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्लास 11 की है। अब क्लास 11 के होने के से क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी अब डायरेक्टली क्वेश्चन करना शुरू कर देता है।
हालांकि यूपीएससी 6 to 12 में कहीं से भी डायरेक्टली क्वेश्चन कर देता है, लेकिन जियोग्राफी में मेन पॉइंटर क्लास 11 और 12 का जियोग्राफी होता है, जिसे समझने की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता जान पड़ती है, उसको अच्छे से समझने की। ठीक है, तो बाकी सारे जो क्वेश्चन दिख रहे क्वेश्चन तुम कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद हम कल के क्लास में भू आकृतियों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हमारा खनिज और शैलों के बारे में रहेगा, अध्याय 5। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखो, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को करना लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।